हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से शुरू करने वाले हैं। यदि फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस चैप्टर का नए पार्ट आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या मैंने पढ़ लिया था, क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ 30,000 रुपया का एक कोष है किसी व्यापार संघ के पास, ठीक है, और उसे दो विभिन्न प्रकार के बॉन्ड में निवेश करना है। पहले बॉन्ड पर उसे कितना ब्याज मिलेगा? 5% वार्षिक ब्याज है, और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज है, ठीक है। तो कह रहे किस प्रकार से निवेश करे कि उसे एक बार 1,800 रुपया ब्याज मिले और एक बार 2,000 रुपया ब्याज मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 30,000 रुपया है तो मान लेते हैं कि पहले बॉन्ड में 100 रुपया लिखेंगे। माना कि पहले बॉन्ड में निवेश राशि 100 रुपया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूसरे बॉन्ड में निवेश राशि कितना होगा? 30,000 माइनस 100 होगा, समझा। तो इसको एक आ भी मान लेते हैं ए, तो ए बराबर होगा x। उसके बाद लिखेंगे 30,000 माइनस x, ठीक है। और ब्याज दर को एक आ भी बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पंक्ति है तो इसे स्तंभ के रूप में लेंगे। तो कितना परसेंट है जी? 5%, और एक है 7%। तो आव्यूह गुणन का प्रयोग करके हमें निकालना है, तो ए और बी में गुना कर देंगे तो ब्याज कितना प्राप्त होगा? 1,800 रुपया। चले ए का मान लिखते हैं। ए का मान दिया x, फिर लिखेंगे 30,000 माइनस x, और बी का मान लिख देंगे 5% 7% बराबर 1,800, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x में 5 से गुना होगा तो x गुना 5% प्लस 30,000 माइनस x गुना 7% बराबर 1,800। तो इसको लिख सकते हैं, ये प्रतिशत में भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग लगा देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग लगाया जाता है। 7% है तो इसको 7/100 लिख देंगे बराबर 1,800, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में 1 से गुना होगा 5x/100, ठीक है। यहाँ पर ये 3,000 हो गया, 30,000, इसमें गुना करेंगे 70 के कैसे नहीं 2,10,000 होगा। 7 में 1 से गुना होगा 7x/100 बराबर 1,800। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1,800। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 और माइनस 7x और प्लस 5x तो माइनस 2x, और इसमें एक गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 1,80,000 क्या हो जाएगा? 1,80,000 हो गया। चलिए अब इसमें से हम लोग घटा लेते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा 1,80,000, ठीक है, और माइनस 2,10,000, ठीक है। चलिए इसमें घटा लेते हैं तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस खत्म, 15 दूना के 30, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। तो हमें x का यानी पहले बॉन्ड पर कितना निवेश करना पड़ेगा? उसे 15,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा। 30,000 माइनस x का मान 15,000 रखेंगे,
तो दूसरे बॉन्ड पर भी उसे कितना निवेश करना पड़ेगा, 15,000 रुपया ही। तो 15,000 रुपया अगर पहले बॉन्ड पर निवेश करता है और ब्याज दर कितना हो 5% और दूसरे बॉन्ड पर भी 15,000 निवेश करता है, ब्याज दर 7% हो, तो उसे ब्याज वार्षिक ब्याज कितना मिलेगा, 1,800 रुपया मिलेगा। अब चलिए इसमें क्वेश्चन है बी, कह रहा है कि उसे जब ब्याज कितना मिले 2,000, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ब्याज पहले कितना था 1,800 रुपया था और ब्याज का बात हो रहा है 2,000, सब कुछ सेम रहेगा। तो 1,800 के जगह पर 2,000 लिख देना है, जहाँ जहाँ 18 वहाँ पर क्या कर देना है 2,000। ठीक है, ये हो जाएगा 2,000, 1,800 के स्थान पर 2,000 कर देते हैं। तो ये 2,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और ये हो जाएगा कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 5,000 रुपया। यानी से पहले बॉन्ड पर इस कंडीशन के हिसाब से उसे पहले बॉन्ड पर कितना निवेश करना होगा, 5,000 रुपया निवेश करना होगा। और 30,000 माइनस एक्स, यहाँ पर 5,000 रखोगे तो दूसरे बॉन्ड पर कितना निवेश करना होगा, 25,000 रुपया निवेश करना होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग 44वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक दुकान में स्टॉक में 20 दर्जन कमीज, 15 दर्जन पायजामा और 25 जोड़े मोजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 जोड़े जो मोजे हैं, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 25 दर्जन पेयर का बात कर रहा है, यानी कि 25 दर्जन जोड़े मोजे हैं। 25 यहाँ पर दर्जन शब्द छूट गया है, 25 दर्जन जोड़े मोजे हैं। ठीक है, चलिए तो करना क्या है फ्रेंड। ठीक है, तो इसे हम लोग एक आभी मान लेते हैं, जो वस्तुएं हैं स्टॉक है, जो स्टॉक के इसे हम लोग एक वस्तु के रूप में ले लेते हैं। तो जो 25 दर्जन कमीज है, तो 25 दर्जन का बात हो रहा है, तो एक दर्जन में 12 कमीज होगा, तो 20 दर्जन में कितना होगा 240, गुना कर देंगे 20 में 12 से, तो यहाँ पर ये कमीज हो गया। और 15 दर्जन पायजामा है, तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 पायजामा हो जाएगा। 25 जोड़े मोजे हैं, तो 25 दर्जन जोड़े मोजे हैं, तो 25 दर्जन में कितने जोड़े मोजे होंगे, 300 जोड़े मोजे होंगे 25 में। और 12 से जो गुना करेंगे तो 25 में 10 से गुना करेंगे 250, 25 दूना का 50, 250 और 50 300 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका कमीज, ये हो गया आपका पायजामा। ठीक है, आइए आपका हो गया मोजे। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। यदि इनका विक्रय मूल्य 50 रुपये प्रति कमीज है, यानी कि विक्रय मूल्य को हम लोग एक स्तंभ के रूप में ले लेंगे, मैंने पहले ही बताया था, इसे स्तंभ अभी लेंगे। तो यहाँ पर एक कमीज का दाम कितना है 50 रुपया, 90 रुपये प्रति पायजामा, एक पायजामा का दाम कितना है 90 रुपया, अब 12 रुपये प्रति जोड़े मोजे, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, तो कह रहा है दुकान के मालिक द्वारा सभी वस्तुओं के बेचने के बाद प्राप्त कुल धनराशि, तो लिखेंगे प्राप्त कुल धनराशि, प्राप्त कुल धन राशि। हमें जब कुल धन राशि ज्ञात करना हो तो दोनों अभी में क्या कर देंगे, गुना, अभी गुणन का प्रयोग करना है। तो चलिए ए का मान लिख देते हैं 240, 180 और 300। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 50, 90, 12, गुना कर लेते हैं। 24 25 120, यहाँ पर 120 लिख देंगे, 2 जीरो डाल देंगे, 12,000 हो जाएगा। और 180 में 90 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 162, 16वां। ठीक है, 16 में 9 से गुना कर देंगे तो 162 रहेगा, और यहाँ पर 2 जीरो डाल देंगे, यानी 16,200 हो जाएगा। और 3,000 में 12 से गुना करेंगे तो बढ़ती हैं 36, यानी 300 में 12 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, 12,000 और 16,000, 28,200, और यहाँ पर 3,600, तो 28 3 31, 31,200 और 600, यानी कि 31,800। कुल धनराशि कितना मिलेगा, 31,800 रुपया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। अब देखिए 45 नंबर में 10 दर्जन भौतिक विज्ञान, 8 दर्जन रसायन विज्ञान, 5 दर्जन
गणित की पुस्तक है, इनका विक्रय मूल्य दिया है, तो यानी वस्तु दर्जन के रूप में दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 45 हो जाएगा। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 46 नंबर में वही क्वेश्चन है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र। इसमें पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 12 से गुना कर लीजिएगा तो 120 बुक हो जाएगा रसायन विज्ञान का, 12/96 यानी 96 बुक हो जाएगा भौतिक विज्ञान का। फिर 120 दर्जन अर्थशास्त्र का पुस्तक हो जाएगा, और उनका विक्रय मूल्य दे दिया है, तो कुल धनराशि ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वो 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक आय बिक्री नीचे सूचित है। ठीक है, अब समझते हैं। 2 प्रकार का मार्केट है। ठीक है, मार्केट 1 का हम लोग बात करते हैं, तो इसे एक आ भी मान लेते हैं, मार्केट 1। ठीक है, इसमें 10,000 है एक्स प्रकार का वस्तु इस मार्केट में, और 2,000 वस्तु है वाई प्रकार का, और 18,000 वस्तु है जेड प्रकार का। अब मार्केट 2 में ये वस्तु कितना कितना जा रहा है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो मार्केट 2 में ये 6,000 जा रहा है वस्तु, इस पर एक्स प्रकार का कितना वस्तु जा रहा है बेचने के लिए, 6,000, और वाई प्रकार का 20,000 वस्तु जा रहा है, और जेड प्रकार का 8,000 वस्तु जा रहा है बेचने के लिए। और इनका विक्रय मूल्य दे दिया है यहाँ पर, विक्रय मूल्य को सी मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य को स्तंभ के रूप में लेते हैं। ठीक है, एक्स प्रकार के एक वस्तु का मूल्य कितना है, 2.5 रुपया। वाई प्रकार के एक वस्तु का मूल्य है 1.5 रुपया, और जेड प्रकार के एक वस्तु का मूल्य है 1 रुपया। विक्रय मूल्य दोनों मार्केट में सेम है। इसमें भी एक वस्तु का मूल्य, एक्स प्रकार के एक वस्तु का मूल्य कितना है, 2.5 रुपया। वाई प्रकार के एक वस्तु का मूल्य कितना है, 1.5 रुपया। जेड प्रकार के एक वस्तु का मूल्य है 1 रुपया। चलिए, मार्केट 1 के लिए हम लोग विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य मार्केट 1 के लिए, तो विक्रय मूल्य होगा ए सी, आव्यूह गुणन का प्रयोग करना। तो ए का मान लिखेंगे 10,000, 2,000, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 18,000, और एक स्तंभ आव्यूह लेंगे। इसमें स्तंभ आव्यूह यानी 2.5, यहाँ पर लिखेंगे 0.5 भी लिख सकते हैं, और 1 लिख सकते हैं। चलिए गुना करते हैं, तो 10,000 में हम लोग 2.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। 2,000 में 1.5 से गुना करेंगे तो 15 दूना 31, यानी ये हो जाएगा 3,000। 18,000 में 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा 18,000 ही आएगा। ठीक है, गुना कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 × 3 28,000। 28,000 में 18,000 जोड़ेंगे तो ये 46,000 होगा। ठीक है, यानी पहले मार्केट में इन सभी वस्तुओं को इस रेट से बेचेंगे तो कितना विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, 46,000। चलिए, और दूसरे मार्केट में इन वस्तुओं को जब इस रेट से बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा वो निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य दूसरे मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट 2। ठीक है, तो क्या होगा जी, बी सी। चलिए, बी का मान लिख देते हैं। बी का मान दिया है 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया। गुना करेंगे, 6,000 में 2.5 रुपये से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 और 3 18,000 हो जाए। 6 दूना 12, 3 15,000 हो जाएगा ये। चलिए, 15 दूना के 30, यानी कि 30,000 हो जाएगा। ठीक है, और 8,000 में 1 से गुना करेंगे तो 8,000। चलिए, तो 30,000, 15,000, 45,000, 8,000, 53,000 रुपया। तो दूसरे मार्केट में जब इन वस्तुओं को बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा, 53,000 रुपया। अब इनके क्रय मूल्य को समझ लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है,
कह रहा है यदि उपयुक्त तीनों उत्पादों का इकाई लागत मूल्य इतना इतना रुपया है, यानी कि लागत मूल्य। तो यहाँ पर जो लागत मूल्य है इसे डी मान लेते हैं, ठीक है। तो लागत मूल्य स्तंभ के रूप में क्या होगा, 2, 1 और 50 पैसे को हम लोग 0.5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लागत मूल्य मार्केट 2 में भी वही होगा, 2, 1, 0.5। तो यहाँ से हम लोग लागत मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य क्या होगा, AD, ठीक है। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 10,000, ए का मान 10,000, 2,000, 18,000 है। तो 10,000, 2,000, 18,000, ठीक है। और यहाँ से डी का मान लिखते हैं, डी का मान है 2, 1, 0.5। तो 10,000 में 2 से गुना करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, प्लस 2,000 का 2,000 रहेगा। 18,000 में 0.5 से गुना करेंगे तो 18,000 ये आधा हो जाएगा, तो ये 9,000 हो जाएगा। 2,000, 9,000, 2,000 2, 22,000 और 9,000 31,000, ठीक है। तो लागत मूल्य कितना है, ये लागत मूल्य हो गया। लागत मूल्य है 31,000 और विक्रय मूल्य कितना है, 46,000, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य 46,000 और लागत मूल्य है 31,000। तो यहाँ पर लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ, लिख लेंगे 46,000 माइनस 31,000, घटा लेंगे तो यहाँ से लाभ निकालिए तो कितना हज़ार लाभ हुआ, 15,000। और इसमें हम लोग अब लागत मूल्य निकालते हैं, लागत मूल्य। तो इसमें लागत मूल्य हो जाएगा BD, ठीक है। अब चलिए B का मान लिख लेते हैं। तो B का मान हो जाएगा, B का मान दिया 6,000, 20,000 और 8,000 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6,000, 20,000, ठीक है, और 8,000। उसके बाद D का मान लिख देते हैं, D का मान होगा 2, 1, 0.5। 6,000 में 2 से गुना करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। 20,000 में 1 से गुना करेंगे तो 20,000 ही होगा। 8,000 में 0.4 से 0.5 से गुना होगा तो ये 4,000 हो जाएगा। 20,000, 12,000, 32,000, 4, 36,000, ठीक है। तो यहाँ पर लागत मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य हो गया 36,000 रुपया। तो लाभ निकालते हैं। इस मार्केट में कितना का बिक्री हुआ है, 53,000 का, और लागत कितना है 36,000। तो लाभ तो होगा ही। तो 53,000 घटाओ 36,000, तो इसमें लाभ कितना होगा, 17,000 रुपया का इसमें लाभ होगा। और दूसरे पहले मार्केट में 15,000, दूसरे मार्केट में 17,000 का लाभ होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल होता है उसको समझेंगे। जैसे इसमें पढ़ना है आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। तो आव्यूह का परिवर्त सीखेंगे, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है आव्यूह के परिवर्त से ही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय, ठीक है, इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। यानी कहने का मीनिंग हुआ कि पंक्ति और स्तंभ में परस्पर क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज। पंक्ति और स्तंभ में क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। उससे जो नया एक आव्यूह प्राप्त होगा वो आव्यूह ए का क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा, ठीक है। आव्यूह के परिवर्त को ए डैश या ए के घात टी से निरूपित करते हैं। दूसरे शब्दों में इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक आव्यूह है और इसकी पंक्ति, इसकी कोटि m/n है। जब इसका ए का जब ए डैश निकालेंगे, अर्थात ए डैश का परिवर्त आव्यूह जब निकालेंगे, उस स्थिति में जो पंक्ति और स्तंभ है बदल जाएगा। पहले पंक्ति m है और बाद में स्तंभ n है। अब पहले स्तंभ हो जाएगा और बाद में पंक्ति, तो इसकी कोटि बदल जाता है। क्या बदल जाता है, जो परिवर्त आव्यूह होता है उसकी कोटि क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे m/n है तो अब क्या हो जाएगा, n/m होगा। और साथ ही साथ जो आव्यूह के अंदर अवयव होते हैं उनके स्थान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे इस
इस अवयव में अवयव क्या है, ए आई जे में है, और इस अवयव में अवयव किस में है, जे आई में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक अवयव है, ठीक है, ए बी और एक दो है, तो जब इसका परिवर्त अवयव ए डैश या ए की घात जब टी निकालेंगे तो होता क्या है, उसमें यही होता है, जो ये पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और जो एक दो है ये जो अभी पंक्ति में है ये भी अब किस में हो जाएगा, तो ये निकल गया डैश। अब दूसरा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक अवयव ए है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, और इसकी कोटि आप देख सकते हैं, इसमें कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। जब इसका ए डैश निकालेंगे, ठीक है, तो ए डैश निकालते हैं, ये जो पंक्ति है ये स्तंभ में बदल जाएगा, 1 2, ये जो पंक्ति है अब ये स्तंभ बदल जाएगा, 3 4, ये जो पंक्ति है अब ये स्तंभ बदल जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें पंक्ति कितना हो गया, 2, और स्तंभ कितना है, इसमें 3 स्तंभ है। तो कोटि अब देख रहे हैं बदल गया, 3/2 था, अब क्या हो गया, 2/3। इसमें अवयव का स्थान भी बदल जाता है। जैसे 3 पहले क्या था, यहाँ पर था, इसका स्थान क्या था, इसमें ये था 2 1 में था, अब ये कहाँ चला गया, ये चला गया 1 2 में चला गया। तो पहले ये 2 1 में था और ये 3 अब कहाँ चला गया, 1 2 में चला गया, 1 2 में चला गया। तो ये समझ में आ गया अवयव का परिवर्त। अब हम लोग अवयव के परिवर्त का कुछ गुण और धर्म होता है उसको समझ लेते हैं। पहला है, सभी का सत्यापन करेंगे। जैसे दिया ए डैश का ए डैश निकालेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा। तो चलिए अवयव के रूप में एक अवयव ए ले लेते हैं, ए बी 1 2, ठीक है। चलिए इसका ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालेंगे तो ये जो पंक्ति है ये स्तंभ हो जाएगा, ए बी, ठीक है, और 1 2 हो जाएगा। फिर इसका होल डैश निकालते हैं, डैश का होल डैश, तो फिर ये जो पंक्ति है ये किस में बदलेगा, स्तंभ में। फिर ये जो पंक्ति है किस में बदलेगा, स्तंभ में बदलेगा। तो आप देख सकते हैं ए बी 1 2, ए बी 1 2, ये क्या है, ए का मान है बराबर ए, यानी ए डैश का होल डैश निकालेंगे तब क्या प्राप्त होगा, ए। तो पहला नियम समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग दूसरे नियम को समझते हैं। चलिए दूसरा नियम में देखते हैं। तो यहाँ पर अभी ये ले लेते हैं, ए का मान ए बी 1 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये LHS हो जाएगा। LHS क्या है, के का होल डैश है, तो के और ए का मान लिख देते हैं ए बी 1 2 ब्रैकेट में डैश। चलिए इसमें गुणा करके देखते हैं। के में ए से गुना होगा के ए, के में बी से गुना होगा के बी, के में 1 से गुना होगा के, और के में 2 से गुना होगा तो 2 के, और इसका डैश हो रहा है तो डैश क्या होगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ बदल जाएगा, यानी के ए के बी हो जाएगा, के और 2 के हो जाएगा। चलिए के ए का होल डैश। और इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें से के कॉमन ले लीजिए। के कॉमन लेंगे तो आएगा ए 1, उसके बाद आएगा यहाँ पर, हाँ कॉमन लेंगे ए, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ पर केवल 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मान है ए डैश का मान होता है, क्या चीज़ का मान होता है, ए डैश का। समझ लेते हैं। ए का जब ए डैश निकालेंगे तो ए बी पंक्ति में स्तंभ है, यहाँ पर 1 2, तो देख सकते हैं ए बी 1 2 एक का चीज़ का मान है, ए डैश का, ठीक है। अब बाहर के निकला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए का होल डैश निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, के ए डैश आएगा, ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग इसको समझ लेते हैं। 3 नंबर यहाँ पे एक अभी ए ले लेते हैं, 1 2 3 4, और एक अभी बी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। चलिए इसका ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालेंगे तो आएगा 1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ये पंक्ति है, 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4। और जब बी डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी
सी डी, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या दिया है, a प्लस बी का होल डैश। तो चलिए a का मान लिख देते हैं 1 3 2, सॉरी यहाँ पर आते हैं, a का मान लिख देते हैं। a का मान दिया है 1 2 3 4 प्लस b का मान लिख देते हैं। अब तो b का मान कितना दिया, a b c d, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस a, 2 में b जोड़ेंगे तो 2 प्लस b, 3 में c जोड़ेंगे 3 प्लस c, और 4 में d जोड़ेंगे तो 4 प्लस d। यहाँ पर डैश है, तो डैश है तो ये जो पंक्ति होता है इसको स्तंभ में बदल देंगे। तो क्या होगा, 1 प्लस a 2 प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पंक्ति स्तंभ में बदलेगा 3 प्लस c 4 प्लस d। तो ये LHS का मान इतना आया, RHS का मान भी इतना आना चाहिए। तो RHS क्या दिया हुआ है फ्रेंड, RHS है a डैश प्लस b डैश, ठीक है। तो a डैश का मान कितना आया था, 1 3 2 4 प्लस b डैश का मान कितना है, a c b d। चलिए इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे 1 में तो क्या होगा, 1 प्लस a, 3 में 3 प्लस c, 2 प्लस b हो जाएगा, और 4 प्लस d। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS का मान क्या आया, समान आया। इसलिए आप बोल सकते हैं a प्लस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश प्लस b डैश। अब हम चौथे नियम को समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग a और b दो अवयव ले लेते हैं। a बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4, और b बराबर ले लेते हैं हम लोग 1 2 1 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग a डैश ले लेते हैं। पहले हम लोग a b निकाल लेते हैं, a b, ठीक है। इसमें गुना कर लेते हैं। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 1 में 1 से गुना 1, 2 में 1 से गुना होगा 2, 1 का 2 कितना होगा 3, 1 में 2 से गुना होगा 2, 2 में 1 से गुना होगा 2 2 4, 3 में 1 से गुना होगा 3, 4 में 1 से गुना होगा 4, 4 और 3 7, 3 दूना 6, 4 में 1 से गुना होगा 4, 6 4 10। अब यहाँ पर बात कर रहा है ए बी का होल डैश, ये LHS हो जाएगा हम लोग का ए बी का होल डैश। तो ये जो पंक्ति है ये स्तंभ बदल जाएगा, यानी कि क्या आएगा 3 4 7 10। यानी हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, LHS निकाल लिए हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से RHS निकालेंगे। RHS के लिए b डैश a डैश निकालना होगा। तो a का डैश निकालिएगा, a डैश तक क्या आएगा, ये जो पंक्ति स्तंभ बदल जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे b डैश। तो ये जो पंक्ति है ये स्तंभ बदल जाएगा 1 2 1 1, ठीक है। और इसमें हम लोग b डैश a डैश निकालना है। क्या निकालना है, b डैश और a डैश। तो b डैश a डैश निकालना है, तब बगल में a का मान a डैश का मान लिख देंगे 1 3 2 4। समझ में आ रहा है, a डैश इंटू b डैश इंटू a डैश, ये b डैश हो गया इंटू ये a डैश का मान हो गया। चलिए गुना करते हैं। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 3, 3 में 1 से गुना 3, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 1 में 2 से गुना 2 2 4, 3 दूना 6, 4 में 1 से गुना 4, 6 4 10। तो आप देख सकते हैं ये हो गया RHS का मान, यानी LHS का मान 3 7 4 10, 3 7 4 10। LHS और RHS दोनों का मान बराबर आया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि AB का होल डैश बराबर होगा B डैश इंटू A डैश। तो ये चारों नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारे आधारित क्वेश्चन हैं। तो इसको अच्छे से समझ गए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे सममित तथा विषम सममित अवयव, ठीक है। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब हम लोग समझेंगे सममित तथा विषम सममित अवयव। ठीक है, चलिए पहला है सममित अवयव। एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश और ए क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब कोई अवयव ए है और उसका परिवर्त अवयव, यानी कि किसी अवयव का परिवर्त क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या, उस अवयव को क्या बोलेंगे, सममित अवयव कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं ए आई जे और उल्टा करें, जे को पहले और आई को उल्टा करने के बाद भी अगर ये दोनों अवयव आपस में बराबर है, ए आई जे या जे आई, उल्टा करने के बाद भी अगर ये अवयव बराबर है तो ये अवयव क्या कहलाएगा, सममित अवयव कहलाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर एक अवयव ए है और उसका ए डैश निकाला गया, यानी जो ये पंक्ति है उसको स्तंभ, यानी इसको रूट 3 2 3 रूट 2 3 रूट 2 3 है ना, रूट 2 3 कर दिया गया। फिर देखिए 2 -5 -1, तो 2 -5 -1 पंक्ति था, इसको स्तंभ बदल गया। 3 -1 1 3 -1 1 1। अब मिलाइए, क्या ए और ए डैश बराबर है, रूट 3 तो रूट 3, 2 तो 2, 3 तो 3, 2 तो 2, -5 यानी कि कहने का मतलब है सभी रूट 2 का संगत अवयव, रूट 3 का संगत अवयव रूट 3 है, 2 का संगत, यानी प्रत्येक संग ए और ए डैश का प्रत्येक संगत अवयव आपस में बराबर है, यानी ए डैश क्या है, बराबर है। उस हिसाब से ये जो ए है, इस ए का नाम क्या दिया जाएगा, सममित अवयव का नाम दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं विषम सममित अवयव। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लेते हैं। एक वर्ग अवयव ए आई जे विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ बराबर हो। किसके साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे हो तो उसे क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव। जैसे यहाँ पर बी एक अवयव दिया हुआ है और चेक करते हैं क्या ये विषम सममित अवयव है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बी डैश निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बी डैश। चलिए बी डैश निकालते हैं, माइनस बी डैश निकालना होगा। क्या निकालना होगा, माइनस बी डैश। चलिए निकालते हैं माइनस बी डैश। तो पहले तो ये माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, ये जो पंक्ति है इसे स्तंभ में लिख देते हैं 0 ई एफ, फिर लिखेंगे माइनस ई 0 एफ जी हो जाएगा, फिर लिखेंगे माइनस एफ माइनस जी 0, और इसमें माइनस से गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देते हैं, माइनस से। चलिए माइनस से गुना करेंगे तो सभी नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। 0 ये माइनस ही है तो प्लस ही होगा, ये माइनस एफ है तो प्लस, ये प्लस ही है तो माइनस ही हो जाएगा। 0 ये माइनस जी है तो प्लस जी हो जाएगा, प्लस एफ है तो ये माइनस एफ, प्लस जी है तो ये माइनस जी, यहाँ पर ये 0। तो आप देख सकते हैं माइनस बी डैश ये किसका मान है, ध्यान से देखिए, ये बी का ही मान है। टोटल किसका मान है, तो यानी माइनस बी डैश जो आया, क्या आया, बी आया। यानी आप बोल सकते हैं बी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी डैश। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी और माइनस बी डैश आपस में क्या है, उस हिसाब से ये जो बी होगा क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव। क्या किए समझिए, यहाँ बी एक अवयव दिया था, यहाँ पर हम लोग जैसे याद रखिएगा, ये जो माइनस है आप माइनस को इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है ये आप माइनस इधर भी रख सकते हैं, ठीक है, इधर भी चाहे इधर रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अवयव बी हो और उसका हम लोग क्या निकाल दें, माइनस बी डैश, और देखिए वो बराबर आ रहा है या नहीं। तो अगर बराबर आ जाए तो विषम सममित। जैसे मान लो कोई अवयव सी है और इसका माइनस सी डैश निकालें, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये जो सी होगा, ये जो सी होगा क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा। अब हम लोग प्रमेय 1 को देखते हैं। ठीक है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा। यानी एक अवयव दिया है ए और इसका जो ए डैश होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सममित अवयव। यानी किसी अवयव को उसके परिवर्त अवयव से जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, एक सममित अवयव प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर ए है और इसका ए डैश निकालते हैं, इस अवयव का परिवर्त अवयव निकालते हैं। यानी 2 3 है, ये जो पंक्ति में ये स्तंभ में हो जाएगा, 4 5 ये भी स्तंभ में हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर ए प्लस ए डैश निकालते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया 2 3 4 5,
प्लस ए डैश का मान दिया है 2 4 3 5। इसको जोड़ कर देखते हैं। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने पर ये 2 2 4 4 3 7 4 3 7 5 5 10। ये जो आव्यूह प्राप्त हुआ ए प्लस ए डैश को जोड़ने पर एक आव्यूह प्राप्त हुआ। क्या इसका परिवर्त यही आव्यूह प्राप्त होगा? सममित आव्यूह कब होता है? ए और ए डैश आपस में क्या हो? बराबर हो। ए और ए डैश आपस में बराबर हो तभी वो सममित आव्यूह कहलाते हैं। यानी ये जो आव्यूह प्राप्त हुआ इसका ए डैश निकाला जाए तो फिर यही आना चाहिए। चलिए निकालते हैं। तो 4 7 है तो ये पंक्ति में इसको स्तंभ बदल देंगे। 7 10 है, पंक्ति में इसको स्तंभ बदल देंगे। देखिए मान सेम आया। तो याद रखिएगा ए प्लस ए डैश को जोड़ने पर एक हमेशा क्या प्राप्त होता है? एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए जोड़ने पर सममित आव्यूह प्राप्त होगा। जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा। यहाँ पर एक आव्यूह ये दिया गया है, आप इसको करके देखिएगा, एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा। अब हम लोग प्रमेय 2 को समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रमेय 2 देखते हैं। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एक आव्यूह है ए प्लस ए डैश, मैंने अभी बताया था एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ए माइनस ए डैश ए प्लस। अब हम लोग प्रमेय 2 को देखते हैं। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी ये जो आव्यूह ए है हम लोग इसे सममित, ठीक है, और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में ए को लिख सकते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पर आव्यूह ए है। अब देखिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इसको जोड़ने पर हमें फिर ए ही प्राप्त होना चाहिए। जोड़ कर देखते हैं। 2 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। ए प्लस ए डैश 1 से गुना करेगा तो ए प्लस ए डैश प्राप्त होगा। अब देखिए ए 1 से गुना करेगा तो आएगा ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, हमें ए ही प्राप्त करना है। ए क्या होगा? 2a/2। यहाँ से 2 2 खत्म। यानी देखिए, यानी सममित और विषम सममित आव्यूह को योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, फिर वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।